हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का लेक्चर 2 में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, उसका पूरा एनसीईआरटी बूस्टर आपको कराया गया और रिवीजन का आपको स्ट्रेस ना हो इसलिए मैंने आपको रिवीजन लेक्चर भी दिया जिसका ड्यूरेशन लेस देन 5 मिनट्स था। तो बच्चों, आज भी ठीक उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे और इसी का रिवीजन लेक्चर शाम को आपको मिल जाएगा जिसका ड्यूरेशन लेस देन 5 मिनट रहेगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं और हमारी पढ़ाई का जो पैटर्न होगा वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और टीचर पर पूरा विश्वास रखिएगा। जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करिएगा और आप सब 180 में से 180 स्कोर करेंगे। सब कुछ हमारे नोट्स से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मेरी टीचिंग बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होती है। तो बच्चों, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। आप एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए और परमिशन दे दीजिए, बाकी बीच में थोड़ा बहुत बात करेंगे कभी कभी। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप जल्दी से सभी लोग यस सर लिख दीजिए ताकि मैं पढ़ाई को स्टार्ट कर सकूं। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, कोई फालतू की बात नहीं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी का यस सर आ गया है। बच्चों, कल हम आपको ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा रहे थे। ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर हमने डिलिमिटिंग लेयर की बात की थी आपके साथ। ठीक, आज हम ओवरव्यू ऑफ सेल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, इन सब की बेसिक्स बात की थी क्योंकि डीएनए की पैकेजिंग यहां नहीं पढ़ाई जाती। या तो आप न्यूक्लियस में पढ़ेंगे या फिर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में आप नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे, कल के बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, आपकी हेडिंग होगी साइटोप्लाज्म। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी साइटोप्लाज्म। आपने लास्ट हेडिंग जो डाली थी वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस डाली थी। अब आप हेडिंग डालिए साइटोप्लाज्म। बच्चों, साइटोप्लाज्म क्या है? बच्चों, साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड रीजन है। अब सेमी फ्लूइड क्यों बोला? भाई, साइटोप्लाज्म में लिक्विड वाला पार्ट भी है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड। अगर कहीं किताब में लिखा हो, मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड रीजन, गलत वो भी नहीं है क्योंकि साइटोप्लाज्म में फ्लूइड वाला पार्ट भी है और सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट भी है। तो आप साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सेमी फ्लूइड रीजन। तो सबसे पहला पॉइंट आपका जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, वो जाएगा सेमी फ्लूइड रीजन। साइटोप्लाज्म कैसा है? सेमी फ्लूइड है। दूसरी चीज, ये आपका प्रोकैरियोट में भी है और ये आपका यूकैरियोट्स में भी है। ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट, बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं यूकैरियोट है, एनिमल यूकैरियोट है। तो प्लांट और एनिमल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर एक्टिविटी होती है। क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटी होती है। ठीक है, सेलुलर एक्टिविटी का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, आप याद करिए कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे, प्रोकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में है, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में भी है। ठीक, और कोई भी चीज अगर सेल ऑर्गेनेल के अंदर हो रही है, मान लीजिए कोई रिएक्शन सेल ऑर्गेनेल के अंदर हो रही है, तो वो सेल ऑर्गेनेल भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटी होती है। सेलुलर एक्टिविटी का मतलब यहां क्या है? सेलुलर एक्टिविटी का मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन से है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। तो सेलुलर एक्टिविटी आपकी होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जिसको बोल रहा हूं, कहां पर? प्लांट्स में एंड एनिमल्स में।
तो पहला पॉइंट हुआ सेमी फ्लूइड रीजन है, दूसरा पॉइंट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मिलता है, तीसरा पॉइंट ये एक साइट है जहां पर सेलुलर एक्टिविटी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है, और मेरे सेल के साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। ठीक है, मैं जिंदा हूं। मेरे सेल के साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब मेरी सेल लिविंग स्टेट में है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इस केमिकल रिएक्शंस की वजह से इट कीप्स सेल इन लिविंग स्टेट। ठीक है, इट कीप्स सेल इन लिविंग स्टेट। ठीक, तो ये आपका हो गया है साइटोप्लाज्म, इसको आप नोट कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहां हो रही है? प्लांट्स और एनिमल के साइटोप्लाज्म में, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आपकी जो सेल है वो लिविंग स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, साइटोप्लाज्म के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड, एकदम सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी का सीक्वेंस। मेम्ब्रेन नोट्स बिल्कुल एकदम शॉर्ट में एकदम क्रिस्पी नोट्स मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपके यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अगर मैं पूछता हूं यूकैरियोट, बार बार मैं यूकैरियोट नहीं लिखूंगा, मैं EUK लिखूंगा। ठीक है, और बार बार मैं प्रोकैरियोट नहीं लिखूंगा, मैं PROK लिखूंगा। तो आप समझ जाना, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार यूज होंगे, मैं बार बार यूकैरियोट नहीं लिखूंगा, माफ करिए मुझे। ठीक है, EUK यूकैरियोट, PROK प्रोकैरियोट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ऐसे ऑर्गेनेल जिनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो ऑर्गेनेल यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट में वो आपके एब्सेंट होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं, जैसे आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, दूसरा आपका हो गया गोल्गी बॉडी, तीसरा आपका हो गया लाइसोसोम। मैंने अभी ER लिखा है, मैं आपको कोई ER नहीं पढ़ा रहा हूं, ER तो बहुत आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। GB लिखा है गोल्गी बॉडी, मैं आपको गोल्गी बॉडी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, तो ER हो गया आपका, थोड़ा क्या लिखा है सर, प्लीज आप थोड़ा हंस के पढ़ाइए। बेटा, 1 साल की तैयारी करने के लिए आया है, अच्छे से पढ़ाई कर, वरना अगर सिंसियर होके नहीं बैठेगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर में आऊंगा वीडियो बनाने के लिए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें यह भी कमेंट लिखूंगा कि जब मास्टर पढ़ा रहा था तो एक बच्चा लिख रहा था कि सर थोड़ा हंसकर पढ़ाइए। अरे दीवाने, फोकस कर यहां। ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। ठीक है, आपका हो गया है वैक्यूल, आपका हो गया वैक्यूल, या मैं आपसे बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, या मैं आपसे बात करूं माइक्रोबॉडीज, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। जब चैप्टर आपका खुलेगा, डिटेल में जब हम जाएंगे, तो ये सारी आपको पढ़ाई जाएंगी। ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, इन सब में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें कितनी मेम्ब्रेन है? 1। 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 इसमें कितनी मेम्ब्रेन है? 2। इसमें कितनी मेम्ब्रेन है? 1। तो ये सारे स्ट्रक्चर यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों, ये हमने 2 हेडिंग आपकी पढ़ ली। यहां तक समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। बहुत सारे हैं, क्लोरोप्लास्ट भी है, प्लास्टिड भी है, मैंने सबके नाम नहीं लिखे, बहुत सारे हैं। ठीक है, मेजर मैंने आपके यहां पे नाम लिख दिए हैं। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए।
पूरा फोकस करिए, अननेसेसरी चैट मत करिएगा, आप वही गलती करेंगे जो गलती आपने लास्ट ईयर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा और बहुत ज्यादा इन चीजों पे फोकस भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग है राइबोसोम। अब समझिए मेरी बात को समझिए। मैं आपको राइबोसोम नहीं पढ़ा रहा हूं। राइबोसोम कहां है किताब में? राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी यहां है, हम यहां नहीं पहुंचे। राइबोसोम आगे जाके यहां पर है, यूकैरियोट। हम यहां नहीं, हम ओवरव्यू ऑफ सेल में जो राइबोसोम की लाइन लिखी है, मैं सिर्फ उतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने एस का मतलब सिडवर्ग यूनिट होती है, नहीं बताया। सर ने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब नहीं बताया। सर ने पॉली राइबोसोम का मतलब नहीं बताया। 30S 50S नहीं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको ओवरव्यू ऑफ सेल में जितना राइबोसोम के बारे में लिखा है, पहले मैं आपको उतना ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये मत कहना वो सारा राइबोसोम के बारे में जो हम पढ़ते हैं, 80 प्रोटीन्स होते हैं राइबोसोम के अंदर, राइबोसोमल आरएनए होता है, ये सब मेरे बच्चे बाद में पढ़ेंगे। बताना जरूरी होता है। कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर ने तो एस का मतलब सिडवर्ग यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ये तो बताया नहीं। आपको बताया जाएगा, पेशेंस रखो, बी अ गुड लिसनर। राइबोसोम, बच्चों राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। पहला पॉइंट, राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। और ये राइबोसोम आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसको पैलाडे ने डिस्कवर किया, ये सब नहीं, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा। ठीक, अब ये जो राइबोसोम है, ये जो आपका राइबोसोम है, आप यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोट, कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम कैसा है। तो आप यहां पर एक सेल बनाएंगे। ये आपने एक सेल बनाई प्रोकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं, इसका मतलब प्रोकैरियोट में आपको जो चीज दिख रही है, ये आपको दिख रही है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो प्रोकैरियोट में आपका जो राइबोसोम मिलता है, वो मिलता है 70S। अभी सिर्फ S याद रखना, बाद में बताऊंगा कि S का मतलब क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी बार ये चीज बोल रहा हूं, पेशेंस रखना। अभी मैं आपको डिटेल राइबोसोम नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। 70S राइबोसोम। अगर मैं यूकैरियोट के राइबोसोम की बात करता हूं, तो यूकैरियोट का राइबोसोम देखिए क्या है। यूकैरियोट का राइबोसोम देखिए क्या है। यूकैरियोट के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। यूकैरियोट के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक। यूकैरियोट के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यूकैरियोट का न्यूक्लियस बनाया है, ठीक। अब यूकैरियोट के अंदर ये जो रीजन है, इसको मैंने बोला साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम है? 80S। कहां पर है? साइटोप्लाज्म में है। सर हमने ये सुना है कि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुमने सुना है कि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बिल्कुल सही। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम है? 70S। सर हमने यह भी सुना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लांट सेल होती है, यूकैरियोट के अंदर जो प्लांट सेल होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है।
ये ले, ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाया था, ये मैंने आपका बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में है 70s, और ये जो मैंने आपका बनाया है ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। और बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपका प्रेजेंट है 70s। साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में 80s, साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 70s, साइटोप्लाज्म में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 70s, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका एक चीज निकलती है जिसको आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम मिलता है वो राइबोसोम है एटीएस। तो देखिए न्यूक्लियस से आर पर जो राइबोसोम है वो राइबोसोम आपका एटीएस है। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में एटीएस है, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में 70s है, यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट में 70s है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यूकैरियोट के अंदर 70s और 80s दोनों मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में 80s है, आर पर 80s है, माइटोकॉन्ड्रिया पर 70s है, क्लोरोप्लास्ट पर 70s है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई? नो, अब लिख दीजिए नो लैग, लिख दीजिए नो लैग। वो बीच में हवा का झोंका आया होगा, ठीक। तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में क्या है, 70s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट में 70s, यूकैरियोट में न्यूक्लियस से जो स्ट्रक्चर निकला जिसको मैंने बोला RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर आप RER का फुल फॉर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप GB को गोल्गी बॉडी क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप ER को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं लिख रहे हैं? बेटा क्योंकि मैं ये चीजें नहीं पढ़ा रहा। जब ये चीजें पढ़ाऊंगा डिटेल में तो अपने आप 10 बार बताऊंगा कि RER क्यों बोलते हैं, SER क्या होता है, सब बताऊंगा। ठीक बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। मेरा काम बच्चों को अभी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज, डेंसिटी, 30s 50s ये सब बताना नहीं है, बात को समझना। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट लेके चलूंगा जैसे जैसे एनसीईआरटी है, ये सब चीजें आगे आएंगी बेटा, ठीक है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। आप पूरा फोकस करना, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या पढ़ाया, साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड रीजन है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है। साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी है, मतलब वहां केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, आप चाहो एक एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, केमिकल रिएक्शन का ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक, प्लांट और एनिमल में केमिकल रिएक्शन की वजह से लिविंग स्टेट में है। यूकैरियोट में वो सारे ऑर्गेनिल है जिनकी मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल आपके एब्सेंट होते हैं। फिर है राइबोसोम, प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी है। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, क्लोरोप्लास्ट में 70s, RER पर 80s। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में दिया है, छोटा सा एक लाइन लिखी है, वो लिखा है सेंट्रोजोम, वो लिखा है आपका सेंट्रोजोम। तो बच्चों सेंट्रोजोम क्या है, देखिएगा सेंट्रोजोम क्या है, आप देखिएगा सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल,
एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और इन सेंट्रियोल की मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर हुआ? मेम्ब्रेन लेस हुआ। तो सेंट्रोजोम आपका, भाई सेंट्रोजोम क्या है? भाई सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल। इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये देखिए, इस तरीके से आपके सेंट्रियोल होते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री एंगल पे हैं? दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर है। मैं सेंट्रियोल नहीं पढ़ा रहा कि सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। आपको पता है इतना तो कि कौन सा टॉपिक कहां पढ़ेंगे। तो सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक, और ये जो सेंट्रियोल होता है ये किसमें हेल्प करता है? ये सेंट्रियोल आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा, ये आपका ओनली इन एनिमल सेल, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और ये आपका एब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट, ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट। तो सेंट्रोजोम के अंदर आपके दो सेंट्रियोल हैं। ठीक, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, मेम्ब्रेन लेस है। सेंट्रियोल आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और ये सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं और ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, मतलब ये आपके एनिमल के अंदर मिलते हैं, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, बताने को तो क्या क्या ना बता दें, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, 9+0 होता है, वो सब बेटा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बस यही आपको समझना है। पूरे साल टीचर यही कहता है कि बस जैसे टीचर बता रहा है वैसे कर, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या लिखा है? वी आर डिसकंटिन्यूइंग द ओल्ड वीडियो प्लेयर सून। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए और पूरा फोकस करना। एनसीईआरटी बूस्टर के क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने हैं। जब मैं यहां पर लगाऊंगा तो आप बिल्कुल फोकस करिएगा अच्छी तरीके से, एकदम। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइबोसोम, राइबोसोम के बाद सेंट्रोसोम। अब आप क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब आप एक टेबल बनाएंगे, अब आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके लाइन खींचिए और ऐसे करके आप लाइन खींचिए, ऐसे करके आप लाइन खींचिए और एक लाइन आप यहां पर खींचिए। ठीक, यहां लिखिए कैरेक्टर और यहां पर आप लिखेंगे प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट, और यहां आप लिखेंगे यूकैरियोट्स। अब आप चैट में आंसर देंगे और ये टेबल को फिल करने में मेरी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक, सबसे पहला है साइज। बच्चों प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट्स में हम लोग आते हैं, तो आप खुद दिमाग लगाइए किसका साइज छोटा होगा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किसका साइज छोटा होगा? प्रोकैरियोट छोटे होंगे और यूकैरियोट आपके लार्ज होंगे। ठीक, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आता है। कौन फास्ट मल्टीप्लाई करता है? प्रोकैरियोट जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यूकैरियोट ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे? फास्ट मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो अगर मैं सेकेंड पॉइंट आपसे पूछता हूं, मल्टीप्लीकेशन,
मल्टीप्लीकेशन। कौन फास्ट मल्टीप्लाई करेगा? प्रोकैरियोट आपका फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, यूकैरियोट आपका स्लो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक। तीसरी चीज, न्यूक्लियोलस, एक जगह पे ले आऊंगा सब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों जितना हमने अभी तक पढ़ा उतने में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है वो मैं एक टेबल पे लिख रहा हूं। डिफरेंस तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इनके अलावा भी होंगे, बट वो अभी हमने नहीं पढ़े। जितना हमने पढ़ा मैं उनको समराइज कर रहा हूं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में आपका एब्सेंट है और यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बच्चों वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में आपका एब्सेंट है और यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्रेजेंट, मल्टीप्लीकेशन फास्ट, स्लो। ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में आपका एब्सेंट है और यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपका दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, यहां भी प्रेजेंट है और आपका यहां भी प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उसका नेचर बेसिक है और यूकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा है? एसिडिक है। ठीक। चलिए अगला बताइए, यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा है? बेसिक है। वहां कैसा है? आपका एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है। अब अगला है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में आपका एब्सेंट है और यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट, डीएनए। यहां पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नेकेड है, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर डीएनए कैसा था बच्चों? यहां डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है और कवर्ड है। किससे कवर्ड है? कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनका डीएनए हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी हो गया। ठीक। राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम आपका 70S है, यहां राइबोसोम 80S है साइटोप्लाज्म में। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S है और आरईआर के अंदर आपका 80S है। सारी चीजें देखिए सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, सेंट्रोजोम प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो यहां प्रेजेंट किसमें है? यहां प्रेजेंट है आपका एनिमल के अंदर। ठीक। तो ट्रू क्रोमोसोम, अगर मैं आपसे कहूं ट्रू क्रोमोसोम, ठीक है, ट्रू क्रोमोसोम वर्ड कहां यूज करेंगे?
अगर मैं आपसे कहूं ट्रू क्रोमोसोम, तो ट्रू क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, ठीक है, और यूकैरियोट में आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो बच्चों जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पर मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंसेस आपके पास लेकर आ गया हूं। ठीक, आइए, प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स बड़े होते हैं। मैं आपको बहुत बार रिवीजन कराऊंगा। मल्टीप्लाई फास्ट करता है, मल्टीप्लाई स्लो करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। यहां हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। और हिस्टोन प्रोटीन का नेचर भी बेसिक होता है ना। आप अगर लिखना चाहें हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा है, बेसिक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों में है, बट प्रोकैरियोट में बेसिक नेचर के हैं, यूकैरियोट में एसिडिक है। यहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। यहां का डीएनए सर्कुलर है, यहां डीएनए लीनियर है। यहां डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, यहां पे कवर्ड है। यहां साइटोप्लाज्म में 70s है, यहां साइटोप्लाज्म में 80s, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s, आरईआर में 80s। सेंट्रोसोम यहां एब्सेंट है, यहां आपका प्रेजेंट है। ट्रू क्रोमोसोम यहां एब्सेंट है और यहां आपका प्रेजेंट है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। वो आ गया, सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल ना, वो अंडरस्टूड है। सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल, अंडरस्टूड है बेटा। ठीक है, बिल्कुल फोकस रखना, बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना, बहुत ज्यादा मेरे को मोटिवेशनल लाइनें नहीं बोलनी है और अननेसेसरी बातें नहीं करनी है। ठीक है, फोकस डिस्टर्ब होगा, पूरा फोकस करना अच्छी तरीके से। ठीक, आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, हमारे सम्मान में यस आ गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है और एकदम मस्त होके बैठना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठना। ठीक है, तुम्हारे भाई की क्लास है, कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। मैं तुम्हें एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे एनसीईआरटी है, डिफिकल्ट करके नहीं, बहुत इजी करके, बढ़िया क्रिस्पी नोट्स तुमको मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है साइज एंड शेप ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी डलेगी वो डलेगी, तो हमने आपको आज अभी तक क्या पढ़ाया, साइटोप्लाज्म पढ़ाया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बारे में बताया, राइबोसोम के बारे में बस हल्का सा आइडिया दिया, जितना ओवरव्यू ऑफ सेल में लाइन लिखी है उतना बताया, सेंट्रोसोम के बारे में बताया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपको डिफरेंस बताया। जितने पॉइंट हमने किए हैं, डिफरेंस और भी निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी डलेगी, हम साइज एंड शेप ऑफ सेल। डालिए, हेडिंग डालिए, साइज एंड शेप ऑफ सेल। इसके बाद एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। बच्चों हर सेल का जो साइज है, जो शेप है, जो फंक्शन है, वो वेरी करता है। ठीक है, हर सेल का जो साइज शेप और सेल्स का साइज शेप और फंक्शन, तो पहला पॉइंट क्या जाएगा, पहला पॉइंट जाएगा कि साइज शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल वेरी वेरी। एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, वो लाइन ये लिखी है कि सेल का जो शेप होता है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, कि पर्टिकुलर सेल अपने शेप को चेंज करती रहती है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब आप याद करिए, एक चीज होती है अमीबा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब अमीबा को लोकोमोशन करना होता है या अमीबा को फूड कैप्चर करना होता है, तभी उसमें सीडोपोडिया बनते हैं, तभी उसमें सीडोपोडिया बनते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सीडोपोडिया नहीं होते। इसका मतलब जब उसको लोकोमोशन करना था, जब उसको लोकोमोशन वाला फंक्शन करना था, तभी उसके अंदर सीडोपोडिया बने, तो उसका शेप चेंज हो गया। इसका मतलब सेल का जो शेप है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। हाँ, आप डब्ल्यूबीसी में भी बता सकते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं नॉर्मल आपको बताऊंगा। अमीबा के अंदर सीडोपोडिया बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि ये आपका अमीबा है। ठीक है, ये आपका क्या है, अमीबा है। ठीक, और इस अमीबा के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस मैंने नहीं दिखाया, ये आपका है साइटोप्लाज्म। ये आपका क्या है,
ये अमीबा के अंदर है साइटोप्लाज्म। ठीक, अब ये साइटोप्लाज्म जब इस मेम्ब्रेन से टकराएगा, जब ये साइटोप्लाज्म इस मेम्ब्रेन से टकराएगा, तो आप देखिए इस मेम्ब्रेन में क्या होगा। जब ये इससे टकराएगा तो ये मेम्ब्रेन इस तरीके से आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये मेम्ब्रेन आपकी इस तरीके से आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक, जब साइटोप्लाज्म से टकराएगा, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जो कि अमीबा को लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जब वो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को धक्का मारेगा तो मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट इलोंगेट हो जाएगा। ठीक, तो जो पार्ट इलोंगेट हुआ मेम्ब्रेन का, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और ये स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसका मतलब सेल का जो शेप है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपका वेरी करता है। मैंने एक एग्जांपल से आपको बता दिया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब नर्व सेल्स इतनी लॉन्ग क्यों होती है? नर्व सेल्स जो है वो इतनी लंबी लॉन्ग क्यों है? क्योंकि अभी आप जूलॉजी में पढ़ेंगे कि उसको इंपल्स को ट्रेवल करना पड़ता है काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक। उसको जो इंपल्स है उसको ट्रेवल करवाना पड़ता है काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो नर्व सेल्स आपकी जो है काफी लॉन्ग होती है। ठीक, ये जूलॉजी में ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। सेकंड पॉइंट, अब इन्होंने बोला कि हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हमने बोला आपको माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। माइकोप्लाज्मा आपका प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा आपका प्रोकैरियोट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा आपका सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है आपका, जिसमें 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ आपका है। तो यूनिसेलुलर में माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक, ऐसे ही मैं आपसे बात करूं यूनिसेलुलर के अंदर, तो आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल वाला, एक सेल वाला। यहां करीब है आपका 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब हमें एनसीईआरटी का ही डेटा याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे ऐसे भी देखे गए हैं जिनका साइज काफी बड़ा है। ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक, तो यूनिसेलुलर में माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। और अगर मैं ऑस्ट्रिच के एग की बात करूं, भाई एग अपने आप में कितनी सेल है? एक सेल है, ऑस्ट्रिच चिड़िया का अंडा। तो अगर मैं आपसे ऑस्ट्रिच के एग की बात करूं, ऑस्ट्रिच के एग की बात करूं, तो ये काफी बड़ा है, लार्जेस्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो एग सेल है वो आपकी काफी बड़ी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, काफी बड़ी है। ठीक, इसके बाद मैं आपका आगे जाता हूं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जाता हूं। तो मैंने आपको बोला मल्टी सेलुलर के अंदर, मैंने आपको बोला आरबीसी। तो आरबीसी आपका 7 माइक्रोमीटर, ठीक है, करीब 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसी मैंने आपको बोला 7 माइक्रोमीटर। और मैं आपसे नर्व सेल की बात करता हूं, तो नर्व सेल आपकी काफी लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो बच्चों कुल मिलाकर यहां आपका डेटा आया है। ठीक है, यहां आपका डेटा आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या आया है? डेटा आया है। ठीक, तो मल्टी सेलर में आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, नर्व सेल में आपका लॉन्गेस्ट। अब सेल के अलग अलग शेप हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकता है, बाइकनकेव हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, कॉलुमनार हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है,
इर्रेगुलर हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बोल सकता हूं कि सेल के अलग अलग शेप हो सकते हैं, सेल के अलग अलग शेप हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बोला इर्रेगुलर हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, आपका क्यूबॉइडल हो सकता है, आपका कॉलुमनार हो सकता है, ये सब एनिमल टिश्यू के अंदर आएगा। आपका इर्रेगुलर हो सकता है, ईटीसी काफी सारे आपके शेप हो सकते हैं। तो यहां आप डेटा याद रखेंगे, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, ये आप यहां पर रखेंगे। अब हम इस कहां और भी शेप हो सकते हैं, बाइकॉनकेव वो सब आरबीसी का वो सब है, मैं अभी उसी पे जा रहा हूं, उसका मैं एनसीईआरटी लगाने वाला हूं। तो अब हम एनसीईआरटी बूस्टर करने वाले हैं। क्या आप इतने टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड करने के लिए तैयार हैं? तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां आप तैयार हैं, ठीक है, यहां आप इसके लिए तैयार हैं। चलिए, तो यहां आप इसके लिए तैयार हैं, आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना। अब एक बच्ची कल लिख रही कि सर आप पोल करा दीजिए। पोल तो मैं करा दूंगा, बट अगर मैं पोल नहीं कराऊंगा तो क्या तुझे समझ नहीं आएगा? आएगा ना। कंपटीशन बहुत टफ है। आज से 3-4 साल पहले दो तरह की लेयर थी। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था वो 400 नंबर या 450 नंबर या 350 नंबर पे रहते थे। फिर ये दोबारा तैयारी करते थे तो ये 580 590 मार्क्स लाते थे और इनको कॉलेज मिल जाता था। आज 350 400 450 और जिनका सिलेक्शन हुआ है 630, इनके बीच में एक और लेयर बन गई है 580 590 570 575। आपका कंपटीशन पहले इनके साथ है। पहले सीधा 400 450 वाला 580 590 लेके कॉलेज लाता था, नहीं। अब जिनके 400 350 आए हैं ना, उनको उनको पहले इन 570 580 वालों के साथ कंपीट करना है, क्योंकि जो 560 और 570 लेके तैयारी कर रहा है वो अगले साल 650 प्लस लेकर आएगा। इसलिए कहता हूं दिमाग नहीं लगाना। टीचर पोल कराए या ना कराए ये सेकेंडरी चीज है। तुझे जो पढ़ाया तू अपने आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पर। ये तो हमारा हो गया था, ठीक है, और ये भी हमारा हो गया था। यहां से हमें पढ़ना था in both prokaryote and eukaryote, a semi-fluid called cytoplasm occupy the volume of cell. Cytoplasm is main arena. Arena मतलब area of cellular activity. Cellular activity का मतलब है chemical reaction in both plant and animal. Various chemical reaction occur in it मतलब सेल, इन इट मतलब सेल या साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। तो काफी सारी केमिकल रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में जो उसको लिविंग स्टेट में रखती है। चलिए बताइए आंसर। साइटोप्लाज्म मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। रीजन, क्योंकि यहां पर काफी सारी केमिकल रिएक्शन होती है। अरे दीवाने, मेरे से भी पहले सॉल्व कर लिया, यही मैं चाहता हूं। अब मैं पोल नहीं कराया मान लो, अबे तुम्हें समझ तो आया ना। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। बिसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल, कॉल्ड ऑर्गेनेल लाइक ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, ये सब पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बताइए आंसर, क्या आंसर जाएगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, करेक्ट।
प्रेजेंट इन यूकैरियोट, करेक्ट। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, करेक्ट। आंसर जाएगा ऑल आर करेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही जोश चाहिए, बस यही जोश चाहिए। ना कोई क्लास में फालतू बात होगी, ना अननेसेसरी मोटिवेशन होगा, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। और रिवीजन प्लानर फॉलो करना है, हर दिन मिलेगा। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो कि सभी सेल्स में मिलता है, फिर चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। विदिन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में है 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में है 70s और आरईआर में है आपका 80s। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या आंसर लगा रहे हैं? सी लगा रहे हैं। देखें जरा, राइबोसोम, राइबोसोम देखते हैं जरा क्या आंसर जाएगा आपका। ठीक है, प्रोकैरियोट डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, डी का गया आपका फिफ्थ, डी का गया आपका फिफ्थ, ए का गया थर्ड, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ए का गया थर्ड। सेंट्रोसोम बी का गया 1, सेल डिवीजन। सी का गया 2, माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड होती है, सी का गया 2। यूकैरियोट, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है 4th। बहुत बढ़िया, क्या आंसर गया? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी पैराग्राफ पे और भी क्वेश्चन बन सकता है। इस पैराग्राफ पे एक ये क्वेश्चन बना, इस पैराग्राफ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ पे एक ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहां 2 बन गए। राइबोसोम इन प्रोकैरियोट 70s, करेक्ट है। राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट है। राइबोसोम ओनली 80s प्रेजेंट इन यूकैरियोट, इनकरेक्ट हो गया। यूकैरियोट में सिर्फ 80s नहीं होता, गलत हो गया। इन यूकैरियोटिक राइबोसोम नॉट, इन यूकैरियोट राइबोसोम नॉट ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया 70s। क्लोरोप्लास्ट 80s नहीं, क्लोरोप्लास्ट में 70s, गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन यूकैरियोट एनिमल सेल, एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल, गलत हो गया। क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा? एफ। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही। अरे एक और क्वेश्चन बन गया उसके ऊपर, उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ पर 3 क्वेश्चन बन गए। इस पैराग्राफ से हमने 3 क्वेश्चन बनाए, एक मैच द फॉलोइंग बनाया, एक हमने ये बनाया और एक हमने ये बनाया। सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन ऑल सेल, नहीं, सभी सेल्स में नहीं होता, ये आपका एनिमल सेल में होता है, तो ये आपका गलत हो गया। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल यूकैरियोट में नहीं होता, ये यूकैरियोट में सिर्फ एनिमल में होता है, गलत हो गया। प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट, नहीं, प्रेजेंट नहीं, ये आपका एब्सेंट होता है, गलत हो गया। प्रेजेंट इन एनिमल सेल यूकैरियोट बट एब्सेंट इन हायर प्लांट, करेक्ट है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, करेक्ट है। हेल्प इन सेल डिवीजन, करेक्ट है। ठीक है, बोथ, ओ हो, प्लांट नहीं, एनिमल, गलत हो गया। बोथ डी एंड ई आर करेक्ट, बोथ डी एंड ई आर करेक्ट। देखो कैसे फंस गया यहां। जैसे मैंने ये देखा, फिर मैंने नीचे का ऑप्शन देखा, मैंने कहा यार वो भी मैच नहीं कर रहा, फिर मैंने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है बेटा, हमारा तो पेपर है नहीं, हमसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, आपसे नहीं होनी चाहिए। सेल डिफर जनरली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, एंड द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो हमने निकाला है अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। Among multicellular organism, human RBC 7 micrometer in diameter. Nerve cells are longest cells. Cell also vary in shape.
डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, ये तो रट्टा मारना है, थ्रेड लाइक और इवन इररेगुलर। द शेप ऑफ सेल्स में वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, बताइए क्या आंसर जाएगा? ए, बहुत सही। देख लेते हैं क्या आंसर जाएगा। ध्यान से पूरा का पूरा फोकस करके देखेंगे आप। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आपसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा है, ए और ए। ठीक, और सबसे जो बड़ा आपका जाएगा वो एग जाएगा। ठीक है, तो ये बी हो गया फिर आपका बैक्टीरिया हो गया, फिर ह्यूमन आरबीसी हो गया, और आपका ऑप्शन जाएगा ए। ऑप्शन जाएगा आपका ए। तो ये आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, यही जोश मेरे को चाहिए। ये लो, एसर्शन रीजन सब मिलेगा, स्टेटमेंट वाइज मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एसर्शन रीजन मिलेगा। अब इसी से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसी पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? सेल्स डिश शेप है, पॉलीगोनल है, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, थ्रेड लाइक है, इवन इररेगुलर है। क्यों है? क्योंकि शेप ऑफ सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। बताइए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अब आपका होमवर्क क्या होगा? होमवर्क ये होगा कि आप नोट्स में ये शेप लिखेंगे। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। होमवर्क ये होगा कि ये आप शेप नोट में ऐड करेंगे। ये आप अपने नोट में एनसीईआरटी से ऐड करेंगे। होमवर्क होगा, और कल मैं कॉपी चेक करूंगा, रेड पेन लेकर आऊंगा और मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। तो कल पूरा का पूरा काम करके लाएंगे, और जो बच्चे क्लासरूम में सबसे पीछे बैठे हैं, प्रिंसिपल सर आके पहले उनकी कॉपी चेक करेंगे। ठीक, चलिए, ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। एक और चीज याद रखिएगा, है ना, ये शेप पीपीएलओ का शेप नीट के अंदर पूछा गया था। पीपीएलओ का शेप नीट के अंदर आपका पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर डायग्राम करके देखिए, अलग अलग हो सकता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर भी है, 3 to 5 माइक्रोमीटर भी है, इससे बड़े भी हैं। ठीक है, तो अगर डायग्राम बनकर आ गया इस तरीके से, तो आप 1 to 2 माइक्रोमीटर लिख देना। ठीक है, अगर वैसे आया तो आप 3 to 5 माइक्रोमीटर करना, और बाकी ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, फिर तो बोनस मार्क्स मिलेगा, है ना। बच्चा कह सकता है डायग्राम में 1 से 2 माइक्रोमीटर लिखा है, बट आप 3 से 5 माइक्रोमीटर लिखना। अगर कभी डायग्राम बनकर आ गया तो आप 1 से 2 माइक्रोमीटर लिख देना। ठीक है, तो ये वायरस का भी आप याद करेंगे और यूकैरियोटिक सेल का भी आप याद करेंगे। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब हम चलेंगे आगे, अब हम चलेंगे आगे, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। ठीक है, 11:54 हो गए हैं, अबाउट टू कंप्लीट 1 आवर। देख लीजिए, 1 आवर है, होने वाला है। कोई फालतू अननेसेसरी बात नहीं की, ना कोई फालतू हंसी मजाक किया, सिर्फ पढ़ाई की बात की, सिर्फ काम की बात की। और जो लेक्चर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, इसका रिवीजन लेक्चर 5 मिनट से भी कम ड्यूरेशन का शाम को आ जाएगा। आप रिवीजन लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक, तो आप 4 से 5 मिनट में पूरे लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, और ये पूरा साल आपको मिलेगा। ठीक, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स कंटिन्यू। डालिए हेडिंग, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये है एनसीईआरटी की हेडिंग। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए आ जाइए, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे 12:30 तक, 12:30 से लेके 12:45 पे एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। ठीक है, आ जाइए। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आता है मेनली। ठीक है सर। दूसरा
BGA, जिसको आप बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाएगा। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। अभी आप ब्लू ग्रीन एल्गी पर हमसे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि यह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका माइकोप्लाज्मा। बच्चों, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही चीज है, एक ही चीज है। एनसीईआरटी में अलग लिख दिया ऐसे ही एंड करके, एक ही चीज है। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही चीज है, एक ही चीज है। ये दोनों एक ही चीज है। तो माइकोप्लाज्मा बोलो या पीपीएलओ बोलो, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है। पीपीएलओ को पीपीएलओ क्यों बोलते हैं, अभी बताता हूं। पीपीएलओ को पीपीएलओ क्यों बोलते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों, कैटल, कैटल का मतलब हुआ काउ बफेलो। ठीक है, काउ बफेलो। सर इसमें तो डिफरेंट लिखा है। अरे उन्होंने एंड करके लिख दिया, मैं जो बता रहा हूं सुन लेना बेटा। आई एम 37 ईयर ओल्ड मैन। ठीक है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक ही चीज है, सुन ले। देख बाल भी सफेद हो गए हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। कैटल, गाय भैंस। बच्चों, कैटल के लंग्स में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, ये रहा कैटल। हे कैटल, हां आपके लंग्स में प्लूरल फ्लूइड है, यस। उस फ्लूइड में एक ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है जो इस कैटल को निमोनिया बीमारी कर रहा है। उस बीमारी को बोलते थे प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया। हे कैटल, हां आपके लंग्स में प्लूरल फ्लूइड है, यस। क्या वहां कोई ऑर्गेनिज्म बैठा है, यस। क्या वो वहां कोई डिजीज कर रहा है, यस। कौन सी कर रहा है? निमोनिया कर रहा है। तो फुल फॉर्म पड़ा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जिस माइकोप्लाज्मा को कैटल्स के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड से निकाला गया क्योंकि वो वहां पर निमोनिया कर रहा था, उस माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बच्चों समझ में आया तो यस लिखो। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहां से निकाला गया? आइसोलेटेड फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड ऑफ लंग्स। किसके लंग्स? कैटल। और वहां कौन सी बीमारी कर रहा था? यस लिखने में बिल्कुल शर्माइएगा मत। मैं पढ़ाने में, एनर्जी लगाने में, मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूं। तो आपसे सिर्फ यस मांगता हूं। आप ये मत समझना शुरू से 6 बार तो टाइप कर चुकी हूं, एक बार मैं नहीं करूंगी तो वो कर लेगा। अरे नहीं, वो कर रहा है तो तू भी कर ले टाइप, इसमें क्या दिक्कत है? आइसोलेटेड फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड ऑफ लंग्स कैटल। और वहां पर ये बीमारी कर रहा था कौन सी? वहां ये बीमारी कर रहा था आपका निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे दीवाने बहुत बढ़िया। ये रहा। अब प्रोकैरियोट के अंदर पहली चीज ये आ गई आपकी। ठीक, फिर आप यहां पर एक लाइन खींचिए और लिखेंगे आप शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया के मेनली 4 तरह के शेप है। कितने तरह के शेप है? 4 तरह के शेप है। हर चीज की शुरुआत बेसिक से होती है। कोई अच्चम गच्चम नहीं पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूं। बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में स्कैम चल रहा है कुछ भी अनशन पढ़ने का। एनसीईआरटी को लोग इस डिफिकल्ट करके पढ़ा रहे हैं।
मैं तुमको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे ये है, एनसीईआरटी बेस्ड। अभी तो दूसरी क्लास है ना यार, अभी तो प्रोकैरियोट का पूरा स्ट्रक्चर खुलेगा, पूरा गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, तुम देखते जाओ, तरीके से होगा, डिसिप्लिन से होगा। ठीक है, आओ। शेप ऑफ बैक्टीरिया 4 टाइप्स का है। पहला जो टाइप है आपका, अगर बैक्टीरिया आपको देखने में कैसा लगे, स्फेरिकल लगे, वो मुझे देखने में स्फेरिकल लगे। पहली नजर में जब मैंने उन्हें देखा तो वो देखने में स्फेरिकल लगे। अगर बैक्टीरिया देखने में स्फेरिकल लगा तो आप इसको बोलेंगे कोकस, आप इसको बोलेंगे कोकस। वो मुझे पहली बार देखने में रॉड लाइक लगे, वो मुझे पहली बार देखने में रॉड लाइक लगे। अगर बैक्टीरिया देखने में रॉड जैसा लगा तो आप इसको बोलेंगे बैसिलस, आप बोलेंगे बैसिलस। वो मुझे देखने में पहली बार बड़े अजीब से लगे, उनकी बातें करने का ढंग अच्छा नहीं था, वो मुझे देखने में पहली बार कॉमा शेप लगे, पहली बार देखने में वो मुझे कॉमा शेप लगे। तो अगर वो कॉमा शेप लगे तो आप इसको बोलेंगे विब्रियो। वो मुझे देखने में इस तरीके से स्पाइरल लगे, स्पाइरल शेप के लगे, तो वो आपको स्पाइरल शेप के लगे तो आप बोलेंगे स्पिरिलम। तो बच्चों आपके कितने शेप हो गए? पहला टाइप हो गया कोकस, और आपका टाइप हो गया बैसिलस, तीसरा विब्रियो, चौथा हो गया स्पिरिलम। कोकस में शेप है स्फेरिकल, बैसिलस में है रॉड, विब्रियो में है कॉमा, स्पाइरल में है स्पाइरल। और इनमें सबसे कॉमन शेप जो होता है, मोस्ट कॉमन शेप, मोस्ट कॉमन शेप आपका होता है बैसिलस। ठीक, ये हमने आपका पढ़ लिया। अब एक लाइन है एनसीईआरटी की जो कंफ्यूज करती है, बच्चों को समझ नहीं आती, मैं पढ़ के बताता हूं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryote exhibit wide variety of shape and function। ठीक, ये लाइन है। अब मैं ये लाइन लिखता हूं, ठीक है, मैं एक लाइन लिखता हूं नोट डाल के, ठीक है, एक लाइन लिखता हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, बट शेप एंड फंक्शन डिफरेंट है। अब इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब समझिए बच्चों। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, सारे के सारे कैसे हैं? जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। ठीक, सब लगभग सभी में सेल मेम्ब्रेन है, सभी के अंदर राइबोसोम है, सभी के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, सभी के अंदर सेल वॉल है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। सारे प्रोकैरियोट, लिख दीजिए नो लैग, लिख दीजिए नो लैग। अब ठीक है तो लिख दीजिए नो लैग। वो एक हवा का झोंका आया होगा, ठीक है, वो 1 सेकेंड के लिए आया होगा, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में 2 इंटरनेट कनेक्शन है, एक जियो का है और एक एयरटेल का है। अगर कभी ऐसा हुआ कि 3-4 मिनट के लिए जियो का इंटरनेट चला गया
तो मैं जियो का वायर निकालूंगा और एयरटेल का घुसा दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, ये देखिए, ये आप अभी ये कनेक्टेड है, ये देखिए एयरटेल रुपेश 3217। ठीक है, तो हमारे पास एयरटेल भी है और हमारे पास जियो भी है। कभी ऐसा हुआ कि जियो में कभी गड़बड़ी हुई, हम एयरटेल दबाएंगे और एयरटेल पे स्विच कर जाएंगे, पढ़ाई नहीं रुकेगी। ठीक है, पढ़ाई नहीं रुकेगी। ठीक, चलिए अब आप मतलब ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई, इतना बड़ा बैच है, क्या कभी ये कह के क्लास कैंसिल करेंगे कि आज इंटरनेट नहीं है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिम्मेदारी है बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खेल छोटा नहीं है, खेल बहुत बड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट सिमिलर। सारे प्रोकैरियोट्स, सारे बैक्टीरिया, सारे ब्लू ग्रीन एल्गी, सारे माइकोप्लाज्मा सब यूनिसेलुलर है, सभी में सेल मेम्ब्रेन है, सभी में राइबोसोम है, सभी में सर्कुलर डीएनए है, और माइकोप्लाज्मा को छोड़ दूं तो सभी में सेल वॉल है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन सभी का क्या हुआ? सिमिलर हुआ। ऑर्गेनाइजेशन सभी का सिमिलर हुआ। शेप देखिए, क्या सारे बैक्टीरिया का शेप एक जैसा है? नो सर। क्या सारे ब्लू ग्रीन एल्गी का शेप एक जैसा है? नो सर। तो शेप में क्या है? वेरिएशन है। क्या हर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? नो सर। क्या हर बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन करेगा? नो सर। क्या हर बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक मिलेगी? नो सर। तो फंक्शन क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। समझ में आया तो लिख यस सर। समझ में आया तो लिख यस सर। समझ में आया तो लिख यस सर। अच्छा, ये नो पूरा पहले वाले सवाल का जवाब में लिख रहे हैं नो सर। सभी बैक्टीरिया का कुछ लोग कर्ड फॉर्मेशन करते हैं, कुछ लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो सभी का फंक्शन क्या करता है? वेरी करता है, बट हम सब फंडामेंटली सिमिलर है। ठीक, तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पूरा का पूरा फोकस करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे। ठीक है, हाँ हल्का सा लैग हुआ था, वो झोंका आया होगा थोड़ा सा, वो हल्का सा 1-2 सेकंड के लिए हो, उसके दिक्कत नहीं है। वो तब है जब पूरा वैसा होता है ना कुछ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब आप डालें हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। तो नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालने वाले हैं वो हेडिंग आप डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। ठीक, बच्चों क्लियर है ना? आवाज प्रॉपर आ रही है? अब तो कोई नो लैग लिख दीजिए, सारे के सारे लोग नो लैग लिख दीजिए, स्पीड में लिख दीजिए, वरना कुछ लोग लैग लिख देंगे फिर कंफ्यूजन रहेगा। अगर बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप सभी के सभी नो लैग लिख दीजिए। फटाफट नो लैग लिख दीजिए, एक रफ्तार में नो लैग आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट में सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्लाज्मिड। सर आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट में सबसे पहले सेल वॉल क्यों नहीं पढ़ाया? सेल एनवेलप क्यों नहीं पढ़ाया? सीधा प्लाज्मिड क्यों पढ़ाया? आप बैक्टीरिया के अंदर क्यों घुस गए? मैं बैक्टीरिया के अंदर इसलिए घुस गया क्योंकि मैं आपको 8.4 पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं और मैं इस पैराग्राफ पे हूं। इस पैराग्राफ में यहां सबसे पहले प्लाज्मिड के बारे में जिक्र किया है, तो मैं सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ आऊंगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका लिखा है प्लाज्मिड।
तो सबसे पहले हम आपका पढ़ेंगे प्लाज्मिड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को पढ़ने के लिए आप एक बैक्टीरियल सेल बनाइए। ठीक है, आप एक बैक्टीरियल सेल बनाइए। ठीक, ये देखिए बच्चों, यहां डायग्राम की लेबलिंग होगी और यहां मैं नोट्स लिखूंगा। यहां डायग्राम की लेबलिंग, यहां नोट्स लिखूंगा। ठीक है, अब आप याद करिए, बैक्टीरिया के अंदर याद करिए, बैक्टीरिया के अंदर आप याद करिए, आपका एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट था। याद करिए, बैक्टीरिया के अंदर आपका एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट था। याद करिए, बिल्कुल था। तो बैक्टीरिया के अंदर आपका, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए आपका प्रेजेंट था। ठीक, अब ये जो डीएनए था ये फॉल्स न्यूक्लियस में था, फॉल्स न्यूक्लियस में था। तो इसी डीएनए को आप बोलते थे न्यूक्लियर डीएनए। इसी डीएनए को आप बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, और इसी डीएनए को आप बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। बच्चों, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में उसका अपना एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, जिसको आप न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, जिसको आप क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, जिसको आप जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। बिल्कुल होता है। अब भगवान जी ने इसके अलावा, भगवान जी ने इसके अलावा एक और डीएनए दिया। भगवान जी ने इसके अलावा आपका एक और डीएनए दिया। ये देखिए, ये भगवान जी ने इसके अलावा एक और डीएनए दिया, एक्स्ट्रा में दिया। कैसा दिया? एक्स्ट्रा में दिया। तो ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, सर ये क्या है, ये क्या है? ये इस डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा डीएनए है। तो अगर ये न्यूक्लियर डीएनए है तो ये वाला डीएनए इसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है। तो ये न्यूक्लियर डीएनए है तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा। किसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है? न्यूक्लियर डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए ये है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ये है। ये डीएनए इसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसके रेस्पेक्ट में? न्यूक्लियर डीएनए के रेस्पेक्ट में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। बच्चों ये लाइन समझ में आई तो यस लिखिए। इसी को बोलेंगे एक्स्ट्रा। किसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा? क्रोमोसोमल डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसी को बोलेंगे एक्स्ट्रा। किसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा? जीनोमिक डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। तो ये जो ईश्वर ने मेन डीएनए के अलावा अलग से डीएनए दिया, ये डीएनए एक्स्ट्रा है। किसके रेस्पेक्ट में? न्यूक्लियर डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। किसके रेस्पेक्ट में? क्रोमोसोमल डीएनए के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। किस पे रेस्पेक्ट में? जीनोमिक डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए। इसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। तो हे प्लाज्मिड, आप कैसे हैं? प्लाज्मिड ने कहा हम स्मॉल हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में छोटे हैं, हम भी डबल स्टैंडर्ड हैं, हम भी सर्कुलर हैं। हम भी डबल स्टैंडर्ड हैं, हम भी सर्कुलर हैं, बट हमारा साइज इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा है। स्मॉल, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डीएनए। ठीक,
जैसे ये रेप्लिकेशन कर सकता है, 1 से 2 बना सकता है, ये भी अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, 1 से 2 बना सकता है। जैसे ये 1 से 2 बना सकता है, ये आपका 1 से 2 बना सकता है। ठीक, रेप्लिकेट कर सकता है। अब ध्यान समझना, इसके डीएनए का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके डीएनए के अंदर ये वाला पार्ट, पूरे डीएनए का ये छोटा सा पार्ट, छोटा सा डीएनए, पूरे डीएनए का ये वाला डीएनए छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इसका मतलब समझिएगा, पूरे डीएनए का छोटा सा पार्ट, पूरे डीएनए का छोटा सा पार्ट, मतलब ये वाला डीएनए, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब ध्यान समझना, मैंने इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक दी, तो जब मैंने इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दी, तो ये बैक्टीरिया किल नहीं होगा, क्योंकि उस एंटीबायोटिक से बचाव करने वाले जीन, उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट देने वाले जीन प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसा, प्लाज्मिड डीएनए के अंदर छोटा सा पार्ट ऐसा है उस डीएनए का, जिसको आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दी, मान लीजिए आपने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दी, तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट देने वाला, बचाव करने वाला जीन उसके अंदर प्रेजेंट है। बच्चों, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। फिर से समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। ठीक, इस प्लाज्मिड के अंदर, ये क्या है, प्लाज्मिड क्या है, डीएनए है। इस डीएनए का कुछ पार्ट कहलाया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो पूरे डीएनए में डीएनए का थोड़ा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको मैं बोल रहा हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अगर आप इस बैक्टीरिया को मारने के लिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दें या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दें, तो यह बैक्टीरिया किल नहीं होगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने वाले जीन इसके प्लाज्मिड में है। अब आप एक चीज को बताओ, जेनेटिक्स में एक वर्ड आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। अब आप देखिए, ये एक पैट्रिक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट है। इस प्लेट के अंदर मैंने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी। इस प्लेट के अंदर, ठीक है, प्लेट है, प्लास्टिक की प्लेट है, ये रही प्लेट। इस प्लेट के अंदर मैंने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी, और अब मैं इस प्लेट के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करा रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, बैक्टीरिया की सेल्स आपको इस प्लेट में विजिबल होगी या नहीं होगी? अगर बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो विजिबल नहीं होंगे, अगर वो जिंदा रहेंगे तो वो विजिबल रहेंगे। तो अगर आप एक प्लेट में बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, जिस प्लेट में आपने एंटीबायोटिक डाली है, तो इस बैक्टीरिया में, इस प्लेट में बैक्टीरिया की सेल आपको विजिबल होगी या नहीं होगी? लिख के बताओ। इस प्लेट में बैक्टीरिया की सेल आपको विजिबल होगी या नहीं होगी? होगी। आपको विजिबल हुआ। आपको कैसे पता चला कि इस प्लेट में बैक्टीरिया की ग्रोथ आई है? सर, मुझे इन आंखों से देखकर पता चला।
मुझे इन आंखों से देखकर पता चला कि प्लेट में बैक्टीरिया की ग्रोथ आई है। आंखों से देख के पता चला, आंखों से देख के पता चला, फिजिकल अपीयरेंस से तुझे पता चला, फिजिकल अपीयरेंस से तुझे पता चला, फिजिकल अपीयरेंस से तुझे पता चला, आंखों से देख के तुझे पता चला, फिजिकल अपीयरेंस से तुझे पता चला कि बैक्टीरिया की ग्रोथ आई है, बैक्टीरिया ग्रो करे हैं। और बैक्टीरिया ग्रो क्यों करे हैं? क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड phenotypic कैरेक्टर, प्रोवाइड phenotypic कैरेक्टर। तूने जब प्लेट को देखा, मैंने तुझे देखा, मिला मुझे बैक्टीरिया, मिला मुझे बैक्टीरिया, तेरी सेल ग्रो करने लगी, तेरी ग्रोथ आने लगी, मैं तुझे देखने लगा, तेरा फिजिकल अपीयरेंस से मैं ये कहने लगा कि मुझे बैक्टीरिया दिखने लगा। ऐसा मैंने बोला क्यों? ऐसा मैंने बोला क्यों? क्योंकि तेरे अंदर मुझको रब दिखता है, वो तो मुझको दिखता है, बट तेरे अंदर मुझको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिखता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड के अंदर मुझे मिलने लगा, वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने लगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मुझे दिखने लगा। और बैक्टीरिया मुझे दिखने लगा तो मैं ये कहने लगा फिनोटिपिक कैरेक्टर आने लगा। सो फिनोटिपिक कैरेक्टर इज ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। समझ में आया तो यस लिख। अरे दीवाने, समझ में आया तो यस लिख। सिर्फ उतना पढ़ना, जैसे पढ़ा रहा हूं बस ऐसे ही पढ़ते जाना, ठीक है। 13 साल हो गए, बाल सफेद भी हो गए हैं, ठीक है। 37 ईयर ओल्ड मैन, ठीक है। समझ में आया तो यस लिख। ये पॉइंट समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। हमारे सम्मान में आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, इसका मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रोवाइड फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब हुआ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया। एक ऐसा मीडिया जहां आपने एंटीबायोटिक डाला है, उस मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ आना, बैक्टीरिया का फिजिकल अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो बच्चों, ये हमने यहां पर एक चीज लिखी। अब मैं यहां एक नोट करके एक चीज लिख रहा हूं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये आपको जूलॉजी में क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में जूलॉजी की फैकल्टी आपको एक्सप्लेन करेगी। याद करिए, जब किसी फॉरेन डीएनए को डालना था तो आप प्लाज्मिड में डालते थे। याद करिए, किसी डीएनए के एक्सप्रेशन को चेक करना है तो आप उस डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं। पहले प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं। ये हमारा पोर्शन नहीं है, ठीक है, ये जूलॉजी के अंदर आता है। तो फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में डालते थे, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे। तो ये जूलॉजी के अंदर आएगा बेटा, ये हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। हम आपको नहीं बताएंगे। जूलॉजी की फैकल्टी इसको बहुत अच्छे से बेटर एक्सप्लेन कर पाएगी हमारे से, ठीक है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक नहीं है। आप इस चीज को समझेंगे और हल्ला नहीं मचाएंगे, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में बायोटेक में, क्लास 12th में बायोटेक में ये चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी।
क्लास 12th में बायोटेक में ये चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ये क्लास 12th में आपको बायोटेक में एक्सप्लेन की जाएगी। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। एक बार आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। फिर इसी पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड और लिखा हुआ है इंक्लूजन और एक वर्ड लिखा है मीजोसोम। ठीक, मीजोसोम का डिटेल तो नीचे भी पूरा का पूरा बताया है, इंक्लूजन का डिटेल आपको यहां पे भी बताया है। ये देखिए, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, तो यहां पर इंक्लूजन बॉडी लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ में यहां पर एक जगह वर्ड यूज किया गया है इंक्लूजन। ठीक है, तो मैं आपको इंक्लूजन बॉडी समझा देता हूं। ठीक है, और यहां पर मीजोसोम है। मीजोसोम तो नीचे डिटेल समझाया है, नीचे देखिए, नीचे पूरा मीजोसोम डिटेल में समझाया है, तो मीजोसोम तो मैं आपको नीचे ही समझाऊंगा। तो यहां पर दो वर्ड लिखे हैं, एक मीजोसोम है, जो मीजोसोम हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, और जो इंक्लूजन है वो इंक्लूजन मैं आपको अभी समझा देता हूं, जिससे हमारा ये इंक्लूजन बॉडी खत्म हो जाएगा। ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो अब इंक्लूजन बॉडी लास्ट टॉपिक है। इंक्लूजन बॉडी के बाद मैं पूरे को समराइज करके रिवीजन कराऊंगा, एनसीईआरटी बूस्टर में आपको कराऊंगा, क्योंकि 1228 हो गए हैं, 1230 तक 1231 तक मेरे को ये कराना है, फिर हमें एनसीईआरटी बूस्टर करना है। ठीक है, और पूरा रिवीजन भी कराना है। देखो यार, सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, सिर्फ 15 मिनट। ठीक है, बिल्कुल फोकस करना। हाँ, यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप, ये जो प्लाज्मिड है आपके, ठीक है, ये प्लाज्मिड आपके प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया के अंदर आपके प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ध्यान से देखिएगा, इंक्लूजन बॉडी, हम वापस से सेल बना लेते हैं। ये हमने सेल बना लिया। ठीक है, ये हमने सेल बना लिया है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो बच्चों, इंक्लूजन बॉडी जो होती है ये आपकी कहां प्रेजेंट होती है? पहली चीज, साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी, कहां मिलती है? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट में मिलती है। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? पहली चीज, इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में मिलेगी, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलेगी और इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ये आपके होते हैं मेम्ब्रेनलेस। कल की क्लास में हम पूरा प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, फिर हम यूकैरियोट पे मूव कर जाएंगे। ठीक, कल की क्लास में पूरा सेल एनवलप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, पिलाई, फिम्ब्रे, फ्लैजला, मीजोसोम पूरा खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। इंक्लूजन बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म में है। ठीक, किसके साइटोप्लाज्म में है? प्रोकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में है। और इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेनलेस होती है। ठीक है, और इंक्लूजन बॉडी जो होती है स्टोर रिजर्व मटेरियल, कोई ना कोई चीज स्टोर करती है, कोई ना कोई चीज स्टोर करती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैंने बोला फॉस्फेट ग्रेन्यूल, मैंने आपको बोला फॉस्फेट ग्रेन्यूल। बच्चों, फॉस्फेट ग्रेन्यूल प्रोकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म मिलेगा,
फॉस्फेट ग्रेन्यूल इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन लेस है और क्या स्टोर करता है, नाम से पता चल रहा है, फॉस्फोरस। दूसरा एग्जाम्पल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन बॉडी, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन बॉडी। बच्चों ग्लाइकोजन क्या स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर करेगा। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल है। ये कोई ना कोई रिजर्व मटेरियल को स्टोर करते हैं। तीसरा है आपका साइनोफिशियन ग्रेन्यूल। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल बच्चों इंक्लूजन बॉडी से नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, ये पॉइंट पूछा था कि मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। और नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फोरस स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा प्रोटीन। तो मैं आपको पूरा बताता रहूंगा जहां से जोन सा क्वेश्चन आया है, ठीक। और चौथा एग्जाम्पल है आपका गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल सब मेम्ब्रेन लेस है, सारे के सारे मेम्ब्रेन लेस है, सबके सब प्रोकैरियोट में है, सबके सब साइटोप्लाज्म में है। गैस वैक्यूल भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर एयर को स्टोर करता है, अपने अंदर एयर को स्टोर करता है। तो कोई स्ट्रक्चर अगर एयर को स्टोर कर रहा है तो वो स्ट्रक्चर फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो गैस वैक्यूल क्या है, गैस वैक्यूल स्टोर करता है एयर। इसका मतलब गैस वैक्यूल क्या प्रोवाइड कर रहा है, गैस वैक्यूल आपका बायंसी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि गैस वैक्यूल अपने अंदर एयर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। और गैस वैक्यूल कहां मिलता है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन, गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम है। गैस वैक्यूल कहां मिलेगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मिलेगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलेगा और ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। यह भी पूछा जा चुका है गैस वैक्यूल के बारे में, यह भी आपका नीट में पूछा जा चुका है, यह भी आपका नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में है, मेम्ब्रेन लेस है, किसी ना किसी चीज को स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल हुआ फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है। ग्लाइकोजन बॉडी की जगह ग्रेन्यूल भी लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल लिख दीजिए, है ना, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल लिख दीजिए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक। गैस वैक्यूल एयर को स्टोर करेगा जो फ्लोटेशन और बायंसी में हेल्प करेगा। गैस वैक्यूल पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आपको मिलते हैं। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई है। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। लास्ट पार्ट एनसीईआरटी बूस्टर, चलिए
ये प्यार, ये सम्मान और ये रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रखना। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, पूरे साल रिवीजन लेक्चर दूंगा, पूरे साल हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, पूरे साल एनसीईआरटी बूस्टर दूंगा। चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा एनसीईआरटी का ऐसा वाला पार्ट एक जगह पे लगाकर 3 घंटे में पूरा वन शॉट बनाऊंगा। ये पार्ट का, सिर्फ ये पार्ट का पूरा एनसीईआरटी लगा के 3 घंटे में पूरा वन शॉट बना के दूंगा, जिसको आप समरी बोलते हो। सब कुछ दूंगा, बस एक दो चीजें हैं जो नहीं करूंगा। पहला, बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाली बातें नहीं करूंगा, फालतू की बातें क्लास में ज्यादा नहीं की जाएंगी, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की बातें की जाएंगी, ठीक है, और अपनी तारीफ नहीं की जाएगी। ये चीजें हैं जो मैं कम करूंगा, ठीक है। ये बस सम्मान देना। आई एम 37 ईयर ओल्ड मैन, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। दे आर जनरली स्मॉलर। मैंने डिफरेंस में समझा दिया था। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं, ये मैंने डिफरेंस में ही समझा दिया था। देन यूकैरियोट, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरिलम। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट नहीं होता। इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कोकस बैक्टीरिया, बताइए क्या आंसर जाएगा? एफ। कोकस स्फेरिकल सही है, बैसिलस रॉड सही है, स्पाइरल स्पाइरम सही है, विब्रियो सही है। प्रोकैरियोट इंक्लूड बैक्टीरिया, ये भी सही है। प्रोकैरियोट इज स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई स्लोअर, स्लोअर नहीं, मल्टीप्लाई फास्टर। बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट इज फंडामेंटली सिमिलर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलता। फ्लूइड मैट्रिक्स जो सेल में है साइटोप्लाज्म है। प्रोकैरियोट में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कल ही पढ़ा दिया था। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, कल ही पढ़ा दिया था। नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कल ही पढ़ा दिया था। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल। गलत हो गया, गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, गलत हो गया। सेल वॉल प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा, यह भी गलत हुआ। प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट होती है। क्या लिख रहे हैं? आंसर सी। प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, सही है। इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड एंड कवर्ड, कवर्ड नहीं, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखा है ये लास्ट में? क्या? न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, गलत हो गया। एक ही सही है आपका, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, जिसको आप जीनोमिक डीएनए बोले थे, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। द स्मॉल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। एक एक वर्ड एकदम एनसीईआरटी का सीक्वेंस तरीके से, बिल्कुल एनसीईआरटी को डिकोड करते हुए। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। In higher class, you will learn that the plasmid DNA is issued to monitor bacteria and transformation. In higher class, you will study by respected Nomesar. With foreign DNA. चलिए, बैक्टीरियल डीएनए ऑल्सो नोन एज जीनोमिक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए इज आल्सो जीनोमिक और एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं, न्यूक्लियर डीएनए। गलत हो गया। प्लाज्मिड इज स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड नहीं, डबल स्ट्रैंड। गलत हो गया। प्लाज्मिड इज नॉट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। गलत हो गया। इट कंटेन एंटीबायोटिक जीन विच इज नॉट फिनोटिपिक कैरेक्टर, which is phenotypic character। गलत हो गया। It doesn't help in transformation,
इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन, गलत हो गया। ऑल आर इनकरेक्ट, सब गलत है बेटा, सब गलत है। कभी कभी सब सही होते हैं और वक्त गलत होता है, कभी कभी सब गलत होते हैं, कभी कभी दर्द चला जाता है और निशान रह जाते हैं, और कभी कभी निशान रह जाते हैं, दर्द चला जाता है। दोनों सेंटेंस एक ही बोल दिए। तो ऑल आर इनकरेक्ट, ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। अब ये देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, इसका मतलब समझिए, नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट में मिलता है वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलता एक्सेप्ट राइबोसोम। ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट में मिलता है वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलता एक्सेप्ट राइबोसोम। ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट में मिलता है प्रोकैरियोट में नहीं मिलता एक्सेप्ट राइबोसोम, ये दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो आप भी नहीं पढ़ेंगे, वो आप भी नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कल। ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया। तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे। नीचे वाला क्वेश्चन बताओ, नीचे वाला क्वेश्चन बताओ, साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया 0.1 माइक्रोमीटर 2020 कोविड। मेम्ब्रेन एंड फ्री इन साइटोप्लाज्म। देखो मैंने कहा था ना 2020 में क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बताइए इसका आंसर बताइए। इनकरेक्ट, दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म, करेक्ट है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, करेक्ट है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अब तो क्लास ही खत्म हो गई है, खैर अब बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। इंक्लूजन बॉडी का आंसर क्या जाएगा? इंक्लूजन बॉडी का आंसर जाएगा ए। गैस वैक्यूल प्रोवाइड बायंसी, सही है। मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। गैस वैक्यूल इंक्लूजन बॉडी, सही है। बीजीए पर्पल ग्रीन सल्फर, ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी। ऑप्शन आंसर जाएगा ई। तो यहां इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। तो बच्चों इसका ए जाएगा, इसका ऑप्शन ई जाएगा, इसका ए जाएगा, इसका ऑप्शन ई जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। दो मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट में। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड रीजन है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर मिलता है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म में प्लांट्स और एनिमल के अंदर, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, और इसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है।
यहां सबके सामने मेम्ब्रेन लिखी हुई है, किसकी कितनी मेम्ब्रेन है। राइबोसोम सबसे छोटा है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में 70s है, क्लोरोप्लास्ट में 70s है, और इस आरईआर पे प्रेजेंट है 80s। इसका मतलब यूकैरियोट के अंदर 70s और 80s दोनों होते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं और प्लांट्स के अंदर ये आपके एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट छोटा है, यूकैरियोट बड़ा है, फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, स्लो मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां नेचर बेसिक है, यहां नेचर एसिडिक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। यहां का डीएनए सर्कुलर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, यहां डीएनए लीनियर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। यहां राइबोसोम 70s है, यहां 80s और 70s दोनों है। सेंट्रोसोम और ट्रू क्रोमोसोम यहां एब्सेंट है और यहां आपका प्रेजेंट है। साइज शेप जो होता है वो वेरी करता है, जैसे कि अमीबा के अंदर सीडोपोडिया बनते हैं, है ना। यूनिसेलुलर में माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। सिंगल सेल लार्जेस्ट एग आपका ऑस्ट्रिच का है, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स आपकी लॉन्गेस्ट है, ये आपके डिफरेंट शेप है। प्रोकैरियोट में ये सारी की सारी चीजें आती हैं, जिसमें पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एक ही चीज है। कैटल्स के लंग्स में जो प्लूरल फ्लूइड होता है, वहां एक ऑर्गेनिज्म देखा गया जो उस कैटल को बीमारी कर रहा था, ठीक है, निमोनिया, तो इसलिए उस ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ा पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कोकस मतलब स्पेरिकल शेप, बैसिलस मतलब रॉड लाइक, विब्रियो मतलब कॉमा, स्पाइरला मतलब स्पाइरल शेप। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया ही था, है ना। और इसके बाद था प्लाज्मिड। ये हमारा मेन डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, जिसको आप न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। इसके अलावा ज्यादातर बैक्टीरिया में एक और सर्कुलर डीएनए मिलता है, जो इसके कंपेयर में छोटा होता है। ये इसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जीनोमिक। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। अगर आप इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक डालोगे मारने के लिए, तो ये मरेगा नहीं, आपको इस बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखेगी, फिजिकल अपीयरेंस, जिसको आप बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, और वो किसकी वजह से है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया। बच्चों, आपको पढ़ाई कैसी लगी? क्या मैं लेक्चर के साथ जस्टिस कर पाया? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, और एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होगी, कोई अननेसेसरी फालतू की बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा और कल की क्लास तबाही होगी। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर का रिवीजन लेक्चर शाम को जरूर देखना, सिर्फ 4 मिनट का होगा, सिर्फ 4 मिनट का। 1 घंटा 45 मिनट को मैं सिर्फ 4 मिनट में करके दे दूंगा। सर 4 मिनट में हो जाएगा? अरे उसने तो 2 सेकंड में ही जवाब दे दिया था, यहां तो फिर भी 4 मिनट है। अरे उसने तो 2 सेकंड में ही जवाब दे दिया था, फिर भी जिंदगी चल रही है, यहां तो फिर भी 4 मिनट है। इन सब तरह की बातों से दूर रहना, वरना नीट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, तुम्हारा भाई फिर आएगा। थैंक यू।